नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंतनगर में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला, सीएम धामी ने स्टॉल्स का किया निरीक्षण। किसानों से बोले नई तकनीक से बढ़ाएं उत्पादन। उत्तराखंड बजट को लेकर विधायक हृदयेश का बयान, कहा पिछले 4 वर्षों की तरह इस बार भी उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा। 2027 में बीजेपी को जनता देगी जवाब। बीजेपी का महाकुंभ, धारचूला से कई नेताओं ने भाजपा की ज्वाइन। संगठन को मिलेगी मजबूती, पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। हरिद्वार में स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 11 ग्राम 840 मिलीग्राम के साथ पकड़े आरोपी, दोनों का है आपराधिक इतिहास। और उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज ने बढ़ाई परेशानी। रुड़की उप जिला अस्पताल में वायरल बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज बढ़े। चिकित्सक बोले सावधानी बरतें। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। सबसे पहले खबर है पंतनगर से। पंतनगर में आयोजित 119वें ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान मेले का निरीक्षण किया और कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनी और स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो वो गांव समृद्ध होता है। और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग कर क्षेत्र की माताओं, वरिष्ठों, जनप्रतिनिधियों, पूर्णागिरी मेला समिति, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जन समस्याओं को सीधे जनता से सुनकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से क्षेत्र के विकास, जन सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय समस्याओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर अस्पताल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये कहा कि वर्तमान में डायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए जल्द ही यहां एक और डायलिसिस मशीन स्थापित की जाएगी। यहाँ पर टनकपुर में जो भी आवश्यकताएं यहाँ के लिए ज़रूरी है, चाहे ट्रॉमा सेंटर है या अन्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अन्य चीज़ें हैं, उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा, उन सभी को किया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर हम ठोस काम करेंगे और ठोस काम लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो और दिखाई देंगे, कुछ दिखाई देने लगे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सबके सहयोग से इस काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्यालय में धारचूला से आए कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा को और ज्यादा मजबूत बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के अंदर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है। दूरा क्षेत्र
धारचूला से बड़ी संख्या में हम वहाँ के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा ले रहे हैं। उसमें नगर पालिका के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं और हम सबका स्वागत कर रहे हैं। ये क्रम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले तक बड़ी संख्या में जो भी जनप्रतिनिधि दल के और पार्टी में आएंगे, हम सबका स्वागत करने वाले हैं। और जो लक्ष्य हमने दिया कि प्रत्येक विधानसभा को हमने 2 से 3 हजार का लक्ष्य दिया हुआ है, दूसरे दलों को लोग जोड़ना है। उसी प्रक्रिया में आज धारचूला विधानसभा में ये गति आगे बढ़ रही है। भाजपा नेता और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी संगठन को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह के बयान सार्वजनिक रूप से देगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। अजेंद्र अजय के बयान के बाद अब उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। व्यक्ति कुछ भी लिखता रहे, लेकिन सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी के द्वारा भी होती है तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने संज्ञान लिया है सर उनकी इस पोस्ट पर? मैं अभी देख रहा हूँ, पोस्ट को देख रहा हूँ, मैंने देखी नहीं अभी। मैं पोस्ट को देखूंगा क्योंकि मैं कल ही आया हूँ। और इस प्रकार की पोस्ट अपने बारे में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा कोई लिख रहा है तो वो उसका हम क्या समाधान, अपना व्यक्तिगत मानता है व्यक्ति का सोशल मीडिया किसी रूप में रखता है। पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विचार आता है तो पार्टी उसको संज्ञान लेती है। विचारधारा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। विचारधारा पर कटाक्ष करने वाला बीजेपी कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। नैनीताल जिले के रामनगर में 1 मार्च को हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में अब तक 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से एक आरोपित रोहित गुर्जर ने उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। दूसरे आरोपित हितेश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक महिला आरोपित को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिनांक इसी के क्रम में दिनांक 13 मार्च 2026 को जो हमारी पुरमदरा क्षेत्र की जो पुलिस जो टीम थी उसको सफलता मिलती है, जिसमें एक छात्र क्रिमिनल जिसका नाम हितेश शर्मा है उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है। और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद होता है। बाकी जो अभियुक्त है उनके ऊपर पीछे भी टीम अभी लगी हुई है और जैसे ही टीम द्वारा इसमें पकड़े जाएंगे तो इसके बाद की जो अग्रिम कार्रवाई है बाकी इन पे भी की जाएगी। जनपद नैनीताल में चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर करीब 13 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और नकदी बरामद की है। घटना के सफल खुलासे पर एसएसपी नैनीताल ने पुलिस टीम को 2000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। थाना क्षेत्र में कुछ विभिन्न चोरी का मामला है जो परिलक्षित हुई थी। इसमें एक चोरी का जो है घटना बहुत संगीन था, जिसमें भारी मात्रा में सोना चोरी हुआ था। इसमें जो है हमारा सीओ, हमारा एसपी और हमारा एसओ मुखानी और सीओ हल्द्वानी और एसपी हल्द्वानी सभी ने बहुत इंटरेस्ट लेते हुए लगातार कुशल पर्यवेक्षण करते हुए टीमों को एक्टिवेट किया था। 100 से 150 से भी अधिक कैमरा और विभिन्न माध्यम का मैनुअल और टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से परिशीलन और कड़ी से कड़ी मिलाने के उपरांत जो है इस मामले का वर्कआउट हुआ है। कुल मिलाकर 13 लाख रुपए से भी अधिक पेश कीमती 6 तोले से भी अधिक पेश कीमती येलो धातु जो है सोने का, संभवतः सोने का विभिन्न ज्वेलरीज बरामद हुआ है और चांदी का कुछ सिक्के और ज्वेलरीज बरामद हुआ है और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में संत निरंकारी भवन के पास नाले में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह राहगीरों की नजर शव पर पड़ते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही कोतवाली रानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव नाले के किनारे पड़ा हुआ मिला था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश कर रही है।
काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक के पास आज तड़के एक दुकान में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसमें एक व्यापारी की 2 दुकानें जल गईं। बताया जा रहा है कि दुकान स्वामी अनिल शर्मा अपनी बहन की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे, तभी उन्हें आग लगने की सूचना मिली और वे लौट आए। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये है कि 6:30 बजे करीब हमें सिटी कंट्रोल से सूचना मिली कि महाराणा प्रताप चौक पर कुछ दुकानों में आग लगी है। तो मौके पर जाकर देखा कि आग संभवतः टायर और पंचर की दुकान थी, वो शायद उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर में आग लगी है, तो ट्रांसफार्मर के नीचे की दुकानें सेफ थी। जो दुकान एक फ्रूट की दुकान और एक टायरों की दुकान थी, उसमें लगी थी आग। वहाँ जाकर आग पर काबू पा लिया था हमने टाइम पर जाकर। जो सवेरे लगभग 5 बजे आग लगी है। किसी ने हमें सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लगी है, और उसके द्वारा फिर हम आए, 3 आई आकर आया, तो बहुत तेज़ आग लगी थी इसके अंदर, दुकान के अंदर इतनी आग लगी थी या बहुत। लगभग कितनी दुकानों में आग लगी? 4 दुकानों में आग लगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए चन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व में चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत रुड़की पुलिस और सीआईयू की संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दीपांकर और अनिकेत को 11 ग्राम 840 मिलीग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। दोनों का आपराधिक इतिहास बताया गया है। मामला एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। आर्मी इंटेलिजेंस के सहयोग से नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। रामनगर के ग्राम बैल पड़ाव के पास कोटा बाग मार्ग के पास पवलगढ़ के पास एक कार और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक की बाइक कार के अंदर फंस गई और कुछ दूरी तक बाइक कार के साथ ही घिसटती चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची 108 के माध्यम से दुर्घटना में घायल बाइक सवार को उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पॉलगढ़ क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति जिनका नाम हिमांशु टमटा है, उनकी मृत्यु हो गई है कार से टकराने की वजह से, और वो बैल पड़ाव के रहने वाले हैं। अभी हमारे रामदत्त जोशी चिकित्सालय में उन्हें लाया गया है 108 के जरिए, और हमने पुलिस को सूचना दे दी है इस सब के बारे में। रुड़की में मौसम के बदलते मिजाज का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। उप जिला चिकित्सालय में वायरल बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सीएमएस डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण संक्रमण फैलता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ताज़ा भोजन करें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं भी सुधारी गई हैं। दलालों और निजी एम्बुलेंस की अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। में बदलाव आया है, सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी की शुरुआत हो गई है। इस मौसम में बड़ी मरीज बढ़ जाते हैं वायरल के, जो बुखार, जुकाम, खांसी, इस तरह के मरीज ज़्यादा आने लगे हैं। अतः बदलते मौसम को देखते हुए आप सबसे पहले ठंड से बचें और धूल से बचें। खाने में आप बासी खाना ना खाएं, ताजे फल खाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गैरसैंण में चल रहे सत्र के दौरान विधानसभा कूच करने जा रहे यूकेडी के नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में डोईवाला उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और उनकी रिहाई की मांग की। साथ ही यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की भी मांग की। राज्यपाल से उन्होंने ये मांग की है। यूकेडी नेताओं ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग को लेकर यूकेडी के नेता लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक गैरसैंण जा रहे थे।
उन्हें रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो बहुत ही निंदनीय है। इन नेताओं ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राजधानी के मुद्दे से घबराकर विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। के ही ज्ञापन दिया गया है कि जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं, उसके युवा प्रकोष्ठ के आशीष भाई और त्रिपाठी जी, खैरी साहब, जिनको ये गिरफ्तार किया गया है, और नेगी जी को जो हाउस अरेस्ट कर रखा है। ठीक है, वो अपनी डिमांड को लेके कह रहे हैं कि भाई जो आपकी स्थायी राजधानी है वो गैरसैंण होनी चाहिए। आप देखिए, पिछले 8 सालों में, अगर मैं सन 2017 से बात करूं टुवर्ड्स 24 तक, हमारे जो 8 सालों में जो विधानसभा के जो सत्र हुए हैं, अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो जो उत्तराखंड राज्य है वो 25वें नंबर पे है। जो सत्र हो रहे हैं, सत्र तो हो रहे हैं, लेकिन तर्क वितर्क नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। आज इस राज्य को बने हुए 25 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हम एक स्थायी राजधानी जो है वो नहीं बना पाए हैं। सरकार और विपक्ष जो लगातार आप देख रहे होंगे कि जो हमारे नेताओं का हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जो अरेस्ट किया जा रहा है, और वो भी उन नेताओं को जिन्होंने राज्य बनाने के लिए पूरा अपना घर बार त्याग रखा है, वैसे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। और सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो जनता के लिए काम करे, क्योंकि अगर सत्र 2 दिन चलता है, 2 या 3 दिन सत्र चलता है, राजधानी गैरसैंण पे न भाजपा का क्लियर स्टैंड है, न कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। हमारे नेताओं का एक ही बात कहना था कि आप इस पे क्लियर स्टैंड लीजिए, आप राजधानी गैरसैंण को एक आपातकाल सत्र बुलाकर यहाँ पर इस पे चर्चा कीजिए। अगर इस चर्चा में भी बात नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम चर्चा कीजिए, पर उस चीज पे भी, उन बिंदुओं पे भी बात नहीं की जा रही है। चंपावत में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि अब गैस सिलेंडर का वितरण केवल निर्धारित डिलीवरी पॉइंट और डोर टू डोर व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग, ओटीपी और फोन कॉल की अधिकता के कारण उपभोक्ताओं की भीड़ गैस एजेंसियों में बढ़ रही है। इससे कानून व्यवस्था और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को एजेंसी से सीधे सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जनपद में अभी आप सभी देख रहे होंगे, घरेलू गैस को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। आप सभी को पुनः अवगत करना है कि जनपद में घरेलू गैस, जो डोमेस्टिक गैस है, उसकी पर्याप्त सप्लाई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गैस की सप्लाई की जा रही है। पहले जो गाइडलाइंस थे उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ढील देते हुए अब मैनुअल मोड पर, जैसा आप पहले पूर्ववत आप गैस लेते थे, उसी प्रकार की प्रक्रिया पुनः जो है वो प्रारंभ की गई है, जब तक उनके वेबसाइट में कार्य चल रहा है। आप सभी से आग्रह है कि किसी भ्रांति पर ध्यान न दें। यहाँ से जो 2 नंबर्स जारी किए गए हैं जनपद प्रशासन से, आपको किसी प्रकार की कोई सूचना लेनी हो या अपनी जानकारी करनी हो तो आप उन नंबरों पे प्रयास कर सकते हैं, डीएसओ के नंबर पे प्रयास कर सकते हैं या मुझे अवगत कर सकते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र से लौट रहे फायर सर्विस और पुलिस के जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक गाय की जान बचाई। दिवाली खाल के पास सड़क से नीचे झाड़ियों में एक गाय पेड़ की टहनियों में फंसी मिली। कुछ दिन से वो भूखी प्यासी थी। जवानों ने तुरंत रेस्क्यू कर टहनियां काटकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाला, उसे पानी और चारा दिया और पशुपालन विभाग को सूचना दी। जवानों के इस मानवीय कार्य के क्षेत्र में सराहना हो रही है। इन जाबाज जवानों ने यह साबित कर दिया कि वर्दी का धर्म सिर्फ कानून की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि हर जीव की सेवा करना भी है। हरिद्वार में सामने आए 56 करोड़ रुपए के नगर निगम घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार द्वारा 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी पर कार्रवाई के बाद अब सुराज सेवा दल ने आरोप लगाया है कि मामले में अहम भूमिका निभाने वाले पटवारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन का कहना है कि संबंधित पटवारी ने विवादित रिपोर्ट लगाकर घोटाले की जमीन तैयार की थी। इसके बावजूद न तो उसे निलंबित किया गया और न ही तबादला हुआ। देखिए, नगर निगम का 56 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें एक डीएम सस्पेंड होते हैं, जिसमें एक नगर आयुक्त सस्पेंड होते हैं और जिसमें जो है एसडीएम सस्पेंड होते हैं।
तमाम जो नगर निगम के जो कर्मचारी जिनकी संलिप्तता थी उनको पहाड़ भेज दिया जाता है या फिर अटैच कर दिया जाता है। हरिद्वार में रमेश चंद्र पटवारी, जिस पटवारी का मैं आपको, पटवारी के खिलाफ 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में एक मुकदमा पंजीकृत है। इसके बाद इस पर दूसरा मुकदमा अभी लक्सर और भगवानपुर में जो वकीलों के साथ मार पिटाई हुई वो मुकदमा है। उसके बाद में साहब इसका देखिए, इसको रेवेन्यू बोर्ड ने इसके लिए लिख दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। जो है जो सराय है इसमें जो ये पाया गया, इसमें इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखा है डीएम साहब को। और जो है इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये एक पटवारी नहीं हटाया जा रहा है। तो आज हमने जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, 3 दिन में पटवारी पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम हमारे तमाम कार्यकर्ता जिलाधिकारी महोदय के बाहर, जो है माननीय मुख्यमंत्री आवास के बाहर और प्रदेश के तमाम अन्य जनपदों में हमारे लोग भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।